चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पिछले 3-4 सालों में पैदा हुए 8 करोड़ नए रोजगार, बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अपने मुंबई दौरे पर 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में नौकरियों को केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल ही में आरबीआई ने नौकरियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3-4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे, भाजपा को 2 का नुकसान, कांग्रेस को 2 का फायदा। टीएमसी ने भाजपा की 3 सीटें छीनी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2 और आम आदमी पार्टी डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीत ली हैं। दोस्तों इन 13 सीटों में भाजपा के पास 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास 2, टीएमसी के पास, जेडीयू के पास 1, आप, डीएमके, बीएसपी और निर्दलीय के पास 1-1 और 3 सीटें थी। दोस्तों इस उपचुनाव में कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ और बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी के भय भ्रम का टूटा जाल, हर कोई चाह रहा तानाशाही का नाश, उपचुनाव के नतीजों पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश की 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन से गद है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की ओर से बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अनंत राधिका की आशीर्वाद सेरेमनी, दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। मोदी से मिलने धोनी और सलमान भी पहुंचे। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी की आशीर्वाद सेरेमनी आज जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री मोदी रात 8:30 बजे वहां पहुंचे। पीएम की मौजूदगी में मुकेश अंबानी ने कहा कि अनंत और राधिका 7 जन्म के साथी बन गए हैं। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सेरेमनी में शामिल हुई थी। अनंत राधिका की शादी 12 जुलाई को हुई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का दावा, शहीद दिवस पर नजरबंद किया गया, गेट पर लगे ताले की तस्वीर शेयर की। उमर बोले प्रशासन की इजाजती का आखिरी साल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने शहीद दिवस के दिन उन्हें घर में नजरबंद किए जाने का दावा किया। महबूबा मुफ्ती ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर अपने घर के गेट पर लगे ताले की तस्वीर शेयर करके दी। उनका कहना है कि उन्हें खिंबर में उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। महबूबा के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी शहीद दिवस मनाने पर लगी रोक को प्रशासन की ज्यादती बताया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अवैध बूचड़खाने को लेकर सीएम योगी के विधायक सख्त, सपा बोली सांप्रदायिक सौहार्द की नहीं जानकारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया में रेलवे स्टेशन के बाहर लग रही मीट और मछली मंडी जिला प्रशासन के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। कुछ ही दिनों में सावन और महाशिवरात्रि शुरू होने वाली है। बीजेपी विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने कई दिनों पहले श्रावण मास से पहले देवरिया रेलवे स्टेशन के बाहर लग रही मीट और मछली मंडी हटाने को लेकर जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। अगर श्रावण मास से पहले मीट और मछली मंडी नहीं हटी तो वह खुद सड़क पर उतरकर हटाएंगे। इस मामले में बीजेपी विधायक ने जिलाधिकारी देवरिया को लेटर लिखा। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या इस तरह की दुकानों को बंद कर दिया जाना चाहिए सावन के महीने में या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई बोले मां के प्यार को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकती, कहा जज वकील अंग्रेजी समझते हैं लेकिन किसान नहीं, इसलिए बदलाव है जरूरी। जी हां दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को लखनऊ में कहा कि मां के प्यार को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकती। उन्होंने लोकल लैंग्वेज में कानून की शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इंग्लिश में 2 किसानों के बीच की बातचीत को सही तरीके से नहीं बता सकते हैं। स्थानीय भाषा में ताल और तलैया का मतलब यहीं आकर मुझे पता चला। जज वकील तो अंग्रेजी समझते हैं लेकिन भोजपुरी जानने वाला किसान नहीं समझता, इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वकील भी हिंदी में बेहतरीन तरीके से पक्ष रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानूनी शिक्षा से अंग्रेजी को हटा देना चाहिए, लेकिन स्थानीय भाषा में भी कानून की शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वैसे दोस्तों अच्छा तो यही होगा कि हमें कानून की पढ़ाई हिंदी भाषा में ही करवानी चाहिए या फिर जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो उसमें कानून की पढ़ाई होनी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
ट्रेनी अफसर पूजा खेड़कर के पेरेंट्स समेत 7 पर एफआईआर दर्ज। मां पिस्तौल लेकर किसानों को धमका रही थी, वीडियो हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर एक नए मामले को लेकर सुर्खियों में है। यह मामला उनकी मां से जुड़ा हुआ है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी मां मनोरमा पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही है। घटना पुणे के मुलेशी तालुका के धंडावाला गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी है। मामले को लेकर शनिवार सुबह पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ पौंड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि एफआईआर आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनंत राधिका की शादी पर वर्ल्ड मीडिया अल जजीरा ने लिखा, हद से ज्यादा पैसा खर्च किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में असमानता का मुद्दा उठाया। जी हां दोस्तों, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 12 जुलाई की रात दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई। इस शादी में ब्रिटेन के 2 पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुए। महीनों से चल रही इस शादी की जितनी चर्चा भारत में हुई उतनी ही विदेश में भी हुई। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के मीडिया घरानों ने शादी में हुए खर्च पर हैरानी जताई है। दरअसल दोस्तों, अंबानी परिवार की शादी पर अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में आर्थिक असमानता पर सवाल उठाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जहां 97% हिंदू, वहां भी जीती कांग्रेस। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद बोले पवन खेड़ा। जी हां दोस्तों, देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कस रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर आज मुस्कान नहीं होगी, ये अच्छा नहीं लगता। 13 सीटों पर हुआ ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण था। 1.5 महीने में दूसरी बार देश की जनता बीजेपी को संदेश देना चाहती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 21 की मौतें। रोहतांस में झरने में फंसे 6 लोग। एमपी, यूपी समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। भागलपुर में गंगा और कोसी के कटाव में कई घर बह गए। यहां रोहतांस से मां तुतला भवानी धाम वाटरफॉल में शनिवार सुबह पानी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। 6 लोग तेज बहाव में फंस गए। वन विभाग की टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में 12 जिलों में 21 लोगों की मौत की खबर है। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगे जिले बाढ़ जैसे हालात की चपेट में आ गए हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर समेत 800 गांव लगातार तीसरे दिन भी बाढ़ की चपेट में है। शाहजहांपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद है। बलरामपुर में प्राइमरी स्कूल में 3 फीट तक पानी भर गया है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आरजेडी जेडीयू को हराकर शंकर सिंह ने दोहराया 19 साल पुराना इतिहास। जाने कौन है रूपाली से जीते निर्दलीय विधायक। जी हां दोस्तों, बिहार की रूपाली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। रूपोली सीट से निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह ने जीत हासिल की है। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार भीमा भारती और एनडीए कैंडिडेट कलांधर प्रसाद मंडल को हराया। ये वही शंकर सिंह है जिन्होंने साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर रूपोली सीट से जीत हासिल की थी और आरजेडी और एनडीए को शिकस्त दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के एलजी की शक्तियां बढ़ी। दिल्ली की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग में मंजूरी जरूरी। महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर में हमारी जिंदगी नरक बना दी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी है। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई है। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि एआईएस से जुड़े मामले में ज्यादा अधिकार होंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इस साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ताजा फैसले के बाद राज्य में सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन अहम फैसले लेने की शक्तियां एलजी के पास ही रहेगी, यानी कि केंद्र सरकार के पास ही रहेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गजेंद्र शेखावत ने 12,000 फीट की ऊंचाई से लगाया जंप। निजी स्काई डाइविंग विमान को दिखाई हरी झंडी। दरअसल दोस्तों, विश्व में शनिवार को पहली बार वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे मनाया गया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 12,000 फीट की ऊंचाई से जंप लगाकर स्काई डाइविंग की। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्ल्ड स्काई डाइविंग पर महेंद्रगढ़ जिले के गांव बाछूद स्थित हवाई पट्टी पर एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। उन्होंने इसे भारत में पर्यटन और एयर स्पेस के क्षेत्र में बड़ी संभावना के तौर पर देखा है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहली बार भारत में निजी स्काई डाइविंग
सुविधा शुरू होना महत्वपूर्ण है। दुनिया के लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व स्काई डाइविंग दिवस आज से शुरू हो रहा है। यह नई शुरुआत है। शेखावत ने स्वयं टेंडम स्काई डाइविंग भी की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन समर्थक केपी ओली होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। 12 की उम्र में राजनीति में उतरे थे। जी हां दोस्तों, नेपाल में 12 जुलाई को पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की सरकार गिरने के बाद केपी शर्मा ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ओली ने नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के साथ राष्ट्रपति को सरकार बनाने की अर्जी सौंपी है। उन्हें रविवार तक प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। उनका शपथ ग्रहण रविवार दोपहर तक हो सकता है। वहीं दोस्तों, ओली और देउबा के बीच हुई डील के मुताबिक दोनों अगले चुनाव तक बारी बारी पीएम पद पर बने रहेंगे। सरकार चलाने के लिए दोनों के बीच 7 पॉइंट्स का एक एग्रीमेंट बना है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 1 पॉइंट विधानसभा में बदलाव को लेकर भी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेटीएम से बाहर हुआ सॉफ्ट बैंक, बेची पूरी हिस्सेदारी, $15 करोड़ का झेलना पड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम को बड़ा झटका लगा है। अब इस कंपनी में पैसा लगाने वाले जापान की इन्वेस्टमेंट बैंक सॉफ्ट बैंक ने अपना कदम हटा लिया है। सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। सूत्रों के मुताबिक सॉफ्ट बैंक की इन्वेस्टमेंट आर्म सॉफ्ट बैंक विजन फंड अप्रैल जून तिमाही में करीब $15 करोड़ का घाटा उठाकर पेटीएम से बाहर हो गई। सॉफ्ट बैंक ने 2017 में पेटीएम ब्रांड की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में किश्तों में लगभग $1.5 अरब का निवेश किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फर्जी निगाह केस में इमरान खान हुआ रिहा। इस्लामाबाद कोर्ट ने फौरन रिहाई के आदेश दिए। 1 साल बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, फर्जी निगाह केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को इस्लामाबाद कोर्ट ने शनिवार को रिहा करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें फौरन छोड़ा जाए। इमरान खान 1 साल से 3 अलग अलग मामलों में जेल में बंद थे। इस आदेश के बाद उनकी रिहाई हो सकती है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान ने इस फैसले को देश की जीत बताया। वहीं दोस्तों इमरान खान 350 दिन से रावलपिंडी की अदियाल जेल में बंद हैं। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त 2023 को तोशखाना केस में दोषी करार दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गहलोत का पूर्व ओएसडी से बातचीत का टेप सामने आया। पूर्व सीएम कह रहे मोबाइल कहां, जिससे ऑडियो भेजा, लोकेश का जवाब डैमेज कर दिया। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 में उठे फोन टेपिंग विवाद की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। एक ऑडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के बीच हुई बातचीत का है, जिसमें दोनों उस लैपटॉप और मोबाइल को डैमेज करने की बात कर रहे हैं जिससे फोन की रिकॉर्डिंग मीडिया को भेजी गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली कैपिटल्स का बड़ा फैसला, रिकी पोंटिंग को कोचिंग पद से हटाया। फ्रेंचाइजी ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग कोचिंग पद से हटा लिए गए हैं। उनके खराब प्रदर्शन के कारण फ्रेंचाइजी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसकी जानकारी फ्रेंचाइजी ने एक ट्वीट करके दी है। वह पिछले 7 साल से टीम का हिस्सा थे। उनकी कोचिंग में टीम एक भी खिताब नहीं जीत सकी थी, इसलिए उन्हें पद से हटा दिया गया है। दरअसल दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने एक अकाउंट पर रिकी पोंटिंग के बारे में पोस्ट करते हुए कहा कि प्रिय रिकी, आप अब हमारे मुख्य कोच नहीं रहे। हमें इसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल लग रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी फ्रेंचाइजी ने अपने अगले कोच का ऐलान नहीं किया है। अब दिल्ली की कमान कौन संभालेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 2031 तक दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। आरबीआई डिप्टी गवर्नर बोले 2060 तक देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता। जी हां दोस्तों, भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2048 तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 2031 में ही देश इस उपलब्धि को हासिल कर सकता है। वहीं 2060 तक देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता भी रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने यह बात 9 जुलाई को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में दिए भाषण में कही। उन्होंने कहा कि अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के संकल्प को देखते हुए यह कल्पना करना संभव है कि भारत अगले दशक में आगे निकल जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कमल हासन और अक्षय कुमार की फिल्म की खराब शुरुआत। दुनिया भर में कल की 2898 एडी की कमाई 890 करोड़ के करीब पहुंची। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 और अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा थिएटर में दस्तक दी और दोनों ही फिल्मों की ओपनिंग बिल्कुल ठंडी साबित हुई।
दोस्तों दोनों ही फिल्मों की थिएटर्स में सीटें खाली रही है। वहीं दोस्तों बात करें फिल्म प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD की, तो दोस्तों इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दूसरा वीकेंड भी अच्छा कमा लिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार यानी कि 16वें दिन फिल्म ने 5 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 548.60 करोड़ रुपए हो गई है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म 890 करोड़ के करीब पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी बोली एनडीए सरकार अस्थिर कार्यकाल पूरा करना मुश्किल, संविधान हत्या दिवस को लेकर कहा सबसे ज्यादा इमरजेंसी मोदी सरकार ने लगाई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि यह सरकार स्थिर नहीं है। जब उनसे ऐसा कहने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि खेला शुरू हो गया है, यह जारी रहेगा। ममता ने यह बात शुक्रवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री में मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वे ठाकरे के लिए प्रचार करेंगी। शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में साझेदार है। यह लोकसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गाजा सिटी पर टूटा इजराइल का कहर, ढेर हुआ हमास मिलिट्री विंग का चीफ, 71 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, गाजा पट्टी के दक्षिण में शनिवार को इजराइल की तरफ से किए गए घातक हमले में 71 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। वहीं इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि उसने इस हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर को मार गिराया जो इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले की साजिश रचने में शामिल था। इजरायली सेना ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि मारे गए कमांडर का नाम आयमान शोवाडेह है। फिलहाल वो हमास की शेजैया बटालियन का डिप्टी कमांडर था और पहले हमास के संचालन मुख्यालय में एक प्रमुख ऑपरेटिव भी था। बयान के मुताबिक शोवाडेह ने इजरायली सैनिकों के खिलाफ कई हमलों का संचालन किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जीएसटी के 7 साल में सरकार हुई मालामाल, आयकर दाताओं की संख्या में 81 लाख का हुआ इजाफा। जी हां दोस्तों, देश में कई टैक्सों को एक टैक्स में बांधने की कोशिश साल 2017 में की गई थी। हालांकि इसका प्रयास पहले भी किया गया था लेकिन उस समय कामयाबी हाथ नहीं लगी। जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया था जिससे सरकार को जमकर कमाई हुई है। सरकार इस टैक्स की वजह से करोड़पति हो गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा है। अब सरकार जीएसटी पर पहले से और तेजी से काम कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अकेलेपन पर लकी अली का इमोशनल पोस्ट, बोले मुस्लिम होने पर दोस्त आपको छोड़ देंगे और दुनिया आतंकवादी कहेगी। जी हां दोस्तों, वेटरनर एक्टर महमूद के बेटे और सिंगर लकी अली ने देश में मुसलमानों की स्थिति पर बात करते हुए शॉकिंग बयान दिए हैं। लकी ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए अपने अकेलेपन का जिम्मेदार अपने धर्म को बताया। लकी ने लिखा कि आज दुनिया में मुस्लिम होना एक अकेलापन है, पैगंबर की सुन्नत का पालन करना एक अकेलापन है। आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे और दुनिया आपको आतंकवादी कहेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इंडिया ने जिम्बाब्वे से 5 मैचों की T20 सीरीज जीती। ओपनर शुभमन गिल और यशस्वी ने 50 लगाई, 10 विकेट से हराया। जी हां दोस्तों, भारत ने T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत से टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की बढ़त के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली है। दरअसल दोस्तों सीरीज का 5वां मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें चौथे मुकाबले की, तो दोस्तों चौथे मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए। जवाब में भारत ने 15.2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए टारगेट को हासिल कर लिया। भारत की ओर से ओपनर्स के बीच नाबाद 156 रन की साझेदारी हुई। यशस्वी जायसवाल ने 53 बॉल पर नाबाद 93 और शुभमन गिल ने 39 गेंदों पर 58 रन बनाए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। टाटा और बीएसएनएल में हो गई डील, मिलेगा फास्ट इंटरनेट। जियो और एयरटेल की बढ़ गई है टेंशन। जी हां दोस्तों, जब से जियो और एयरटेल के रिचार्ज महंगे हुए हैं इंटरनेट जगत में बीएसएनएल की दोबारा से बातें होने लगी है। सोशल मीडिया एक्स पर लोग बीएसएनएल में पोर्ट कराने की वकालत कर
रहे हैं और कई सारे लोग तो लगातार बीएसएनएल में पोर्ट करवा भी रहे हैं। इसे लेकर खूब ट्रेंड्स भी चलाए जा रहे हैं। दोस्तों इसी बीच टाटा और बीएसएनएल के डील की खबर आई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिससे भारत में 4G नेटवर्क को चुस्त दुरुस्त किया जा सकेगा। साथ ही 5G नेटवर्क को लेकर जमीन तैयार करने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल के पास फिलहाल 3G नेटवर्क ही है। टीसीएस और बीएसएनएल मिलकर भारत के करीब 1000 गांव तक 4G इंटरनेट सर्विस को रोल आउट करेंगे। इससे दोस्तों आने वाले दिनों में भारत में फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विस मिलेगी। मौजूदा वक्त में 4G इंटरनेट सर्विस में जियो और एयरटेल का दबदबा है। हालांकि अगर बीएसएनएल मजबूत होता है तो जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ना निश्चित है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, अगर टाटा और बीएसएनएल मिलकर 4G नेटवर्क लॉन्च कर देते हैं तो क्या आप जियो से बीएसएनएल में पोर्ट करवाना पसंद करेंगे या नहीं। वैसे दोस्तों खबर के अनुसार टीसीएस की तरफ से भारत में डेटा सेंटर को बनाया जा रहा है। टाटा भारत के करीब 4 रीजन में डेटा सेंटर बना रहा है। यह डेटा सेंटर भारत के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा। बीएसएनएल की ओर से देश भर में 9000 से ज्यादा 4G नेटवर्क को लगाया गया है, जिसे 1 लाख करने का लक्ष्य है। दोस्तों आपको बता दें, सोशल मीडिया पर लोग इंटरनेट के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं, साथ ही बीएसएनएल में पोर्ट करने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि हकीकत में कहानी कुछ और ही कहती है। दरअसल दोस्तों बीएसएनएल के पास फिलहाल 3G नेटवर्क है। ऐसे में क्या जनता 3G नेटवर्क पर सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि उन्हें 4G और 5G की आदत लग गई है। तो क्या लोग इतने धीमे इंटरनेट पर सरवाइव कर पाएंगे बीएसएनएल में पोर्ट करवाने के बाद में? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखिए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दे। साथ ही इस तरह की काम की और इंपॉर्टेंट खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।